हेलो गाइस। बहुत बातें कर ली वेटिंग लिस्ट के बारे में, आरटीए के बारे में, कितने एब्सेंट थे कितने एब्सेंट नहीं थे। आज हम बात करते हैं कि अगर एसबीआई क्लरिकल की वेटिंग लिस्ट आती है और वेटिंग लिस्ट आने के बाद कौन कौन उस वेटिंग लिस्ट में एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि देखो, क्वेश्चन क्या पुट हो रहा है अब, मतलब बहुत सारी कैंडिडेट्स के दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि भैया मेरे 0.25 है, भैया मेरे 1.5 मार्क्स से रह रहा है, भैया 0.25 पे 5 जने हैं, भैया 1.5 पे हम 10 जने हैं, भैया एक नंबर पे 4 लोग हैं, भैया उस नंबर पे इतने हैं। तो किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, हमारा होगा या नहीं होगा, पहले किसको लेंगे कि पहले किसको नहीं लेंगे। तो इस क्वेश्चन का डाउट हर पर्सन के माइंड के अंदर है जिसकी कट ऑफ से 2 मार्क्स तक कम है। सबको ये है कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगी, हमारा सिलेक्शन होगा, पर फिर वही टाई वाली पोजीशन हो गई है। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ से पर्सनल डेटा देखा जाए तो गुजरात का तो इतना इन्फॉर्मेशन है, लगभग 150 लोग एक ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो चुके हैं जो वेटिंग में। प्रॉबेबली 3 मार्क्स तक ओबीसी जनरल एससी एसटी सबको होप है अच्छी खासी। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने ग्रुप्स बन चुके हैं, राजस्थान के ग्रुप्स हैं। पर सबका कॉमन क्वेश्चन कॉमन डाउट ये है फ़िलहाल कि सर भैया कि टाई हो रहा है, पहले किसको लेंगे, मुझे लेंगे उसको लेंगे, डेट ऑफ बर्थ पे लेंगे या अल्फ़ाबेटिकली सेलेक्ट करेंगे या किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास कुछ ऑफिशियल है डेटा। तो ये भी मैंने कहीं से मेरे को मिला है जुगाड़ से। तो बट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए जिनका भी उस मतलब उस रेंज में रह रहा है। तो पहले बात करते हैं कि है ना वेटिंग लिस्ट आएगी कैसे। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कि भैया वेटिंग लिस्ट का चांस है कैसे, वही देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो मैं पढ़ के ही बता देता हूँ। हाँ, अपन से रिज़ल्ट तो आ चुका है तो रिज़ल्ट का कोई मतलब भी नहीं है बात करने का। एसबीआई क्लरिकल वेटिंग लिस्ट, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का क्या सीन रहता है, देखो एसबीआई मेन, देखो फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। एस बी आई मेंटेन्स अ वेटिंग लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ द वैकेंसीज बोथ स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। मतलब अगर 100 वैकेंसी थी और तो बैंक 50% यानी कि 50 वैकेंसियाँ और निकाल सकता है, या वो पोस्टें खाली रह जाती है, उतनी पोस्टें अगर खाली रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट में फ़िल करने की प्रायोरिटी रखता है बैंक। ठीक है, कहने का मतलब ये कैटेगरी वाइज 50% या वैकेंसी का 50% वो बाद में उठाते हैं स्लॉट लॉट को। यानी कि अगर 8,000 वैकेंसी आई है तो 12,000 लोग अप्रोक्सीमेट वेटिंग में होते हैं। होने का क्या मतलब है मेरा कि अगर 8,000 लोगों ने सिलेक्शन ले लिया, पूरे 8,000 ने, तो कोई वेटिंग का चांस नहीं है। 8,000 में से अगर 6,000 लोगों ने ही ज्वाइन किया तो 2,000 लोगों के लिए वेटिंग आएगी। अगर 5,000 ने किया तो 3,000 के लिए आएगी। अगर सिर्फ 3,000 ने किया है ना, तो ये नहीं कि सिर्फ 5,000 को बुलाएंगे। अब फिर 50% यानी कि 4,000 लोगों को बुलाने के चांस रहते हैं और बाकी को बैकलॉग वैकेंसी के अंदर डाल दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि भाई वैकेंसी का, टोटल वैकेंसी का 50% सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ वो है कि कैंडिडेट्स इन द वेटिंग लिस्ट विल बी ऑफर्ड एन अपॉइंटमेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस इफ़ एनीवन डज नॉट जॉइन और पोस्ट। ठीक है, या रिज़ाइन कर देता उस पोस्ट से। तो क्या है कि ना रैंडमली यही क्वेश्चन आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी कब आएगी। भाई साहब आप सबको पता है क्वार्टरली बेसिस पे चलता है, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के। तो हर क्वार्टर के बाद ही वेटिंग लिस्ट आती है। जैसे मार्च का क्वार्टर हो गया, फिर अप्रैल मई जून जुलाई का क्वार्टर हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर का क्वार्टर एंडिंग होता है, फिर वापस नवंबर दिसंबर का एंड क्वार्टर होता है। तो ये सीन होते हैं। तो इसमें अपने को रहना ही नहीं है भाई नवंबर ना, या फिर तो अक्टूबर के लास्ट वीक या नवंबर का पहला वीक, जब भी हो दिवाली के आसपास ही वेटिंग लिस्ट आएगी, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट फ़िलहाल तो। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द मेन एग्ज़ाम आर सेलेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट। अब क्या है क्या ना, इस बार क्या है वेटिंग लिस्ट का यही कहना चाह रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कर दे। जैसे ई के 70 नंबर तो लाने ही हैं ई और जनरल को, SC ST को OBC को लाने हैं 60 नंबर। अगर आपके इससे कम मार्क्स आ रहे हैं तो ऐसा मेंशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि लास्ट ईयर क्या हुआ या उससे लास्ट ईयर क्या हुआ, पर इस बार ऐसा देखा गया है कि कहीं पे भी 60 से कम कट ऑफ गई नहीं है एसबीआई के लिए। तो जिनके भी इस रेंज से ऊपर मार्क्स है ना, वो लोग सिक्योर है, और वो अगर 1-2 नंबर के आसपास जूझ रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर तक, तो वो लोग होप रख सकते हैं वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आती है। तो वेटिंग लिस्ट भाई साहब 1 साल के लिए वैलिड रहती है। वो कब, जैसे कोई रिक्रूटमेंट आया, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, उस रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से नेक्स्ट ईयर तक, वहाँ तक 1 साल के पीरियड तक आपकी वेटिंग लिस्ट वैलिड रहती है। भाई वेटिंग लिस्ट आ सकती है और मैक्सिमम 3 वेटिंग लिस्ट आती है। 4 का मैंने कभी सुना नहीं है, पर आई होगी तो वेल एंड गुड है।
ठीक है। और अभी मैं बात करता हूँ अपना, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर टाई हो गया तो क्या करेंगे भैया, 1.5 आ गया, मेरे भी आ गया, मेरे 5 दोस्तों के भी आ गया, सिलेक्शन किसका होगा, उसका होगा या मेरा होगा। तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इसका देखो 3 पॉइंट है मेनली मेरे पास। देखो फर्स्ट बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट भी ये बात करता है कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी सच एज SC ST OBC PH विल गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, यानी कि प्रीसीडिंग्स विल बी गिवन प्रीसीडेंस। अब ये होता है कि जिन अगर कट ऑफ के ऊपर जो भी इस रेंज इन कैटेगरीज़ के लोग हैं उनको पहले प्रीफर किया जाता है। ठीक है कि भाई आप आइए, एलिजिबल हो जाइए और आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। यहाँ सीन ये है कि अगर मान लो जनरल के अंदर कैंडिडेट्स है ही नहीं सफिशेंट, और EWS की कट ऑफ से भी अगर जनरल की कट ऑफ नीचे चलेगी तो ऑब्वियसली बात है, जो EWS की वेटिंग में रह रहा था 0.5 से और जनरल की कट ऑफ से 1-2 नंबर और नीचे चली गई है, तो जो EWS में वैलिड हो रहे थे वो लोग जनरल की कट ऑफ को कवर करेंगे, तो EWS से ज़्यादा लोग जाएंगे। ऐसे ही OBC के केस में भी होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि SC ST OBC फिजिक इन लोगों को प्रेफरेंस मिलती है कैटेगरी वाइज भी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि इफ़ द टाई स्टिल persist, candidates who has fewer incorrect answer in all the subject will be considered। अब यहाँ जो कहते हैं ना एक्यूरेसी रखो भाई साहब, एक्यूरेसी रखो, यहाँ एक्यूरेसी रखने का फ़ायदा अब समझ में आ रहा है। क्या कहना चाह रहा है ये समझे आप। ये कह रहा है कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने 90 सही किए और 10 गलत कर दिए, ठीक है, मेरा एक दोस्त है जिसने 90 सही किए और उसने 5 अटैम्प्ट नहीं किए और 5 गलत कर लिए, हम दोनों के बराबर नंबर आ गए। मतलब मैं यहाँ आइडियल कंडीशन ये लेके चल रहा हूँ भाई माइनस मार्किंग है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे सर भैया आप उसके माइनस तो 2.5 होंगे या उनके माइनस कम होंगे या आपके माइनस ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये चीज़ तो है ही है। मैं ये आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूँ भाई साहब, एक बार मान लो कि माइनस मार्किंग है ही नहीं, 90 नंबर उसके, 100 आपके, 5 आपने गलत किया, 5 आपने छोड़ दिए, 10 उसने गलत किया। अब देखो दोनों के 90-90 नंबर आ गए, अब दोनों का टाई हो गया, तो अब सिलेक्शन किसका करना होगा। तो भाई साहब सिलेक्शन मेरे दोस्त का होगा जिसने सिर्फ 5 गलत किए थे, मैंने 10 अटैम्प्ट ज़्यादा किए और 10 गलत भी किए, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो यही सेम की चीज़ यहाँ एक्यूरेसी के मैटर में होगी कि अगर किसी के 70 मार्क्स आ गए और सामने वाले उसके दोस्त के भी 70 मार्क्स हैं, दोनों 0.75 से अगर OBC से रह रहे हैं, गुजरात से रह रहे हैं सपोज़, तो दोनों का देखा जाएगा कि भाई साहब तुम दोनों ने अटैम्प्ट अगर 100 अटैम्प्ट किए थे, 100 में से तेरे 30 गलत हैं, एक भाई ने 90 अटैम्प्ट किए उसके 20 ही गलत हैं और स्कोर दोनों का बराबर है 70-70, तो ऑब्वियसली चांस है जिसने कम गलत किया उसी का सिलेक्शन होगा। तो एक्यूरेसी मैटर भी करती है। देखो सिर्फ एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन में मैटर नहीं करती, अब यहाँ वेटिंग में भी फ़ायदा कर रही है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है इफ़ द टाई कंटिन्यूज़, अगर इतना होने के बाद भी टाइस चल ही रहा है कि भाई साहब ऐसे लोग मिल गए जिसने 90 सही किया 10 गलत किए, दूसरे ने भी 90 सही किया 10 गलत कर दिया, फिर टाई हो गया, तो अब क्या करें। जो तीसरा पॉइंट फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं एज, कि भाई साहब एज किसकी ज़्यादा है, क्योंकि जो बड़ा होगा उसको मौके कम मिलेंगे SPJ देने के। जिसकी एज सपोज़ अगर कोई बंदा 22 की एज में SPJ दे रहा है और उसके मार्क्स भी वही है, और कोई 26 या 28 की एज पे अगर SPJ दे रहा है, तो उसके पास अब अटैम्प्ट कम है ना, तो फिर उसको बैंक प्रीफर करता है जॉब देने के लिए कि भाई साहब पहले जिसकी एज ज़्यादा है, जिसके पास अटैम्प्ट कम है, उसको जॉब में प्रीफर किया जाए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ है नहीं फिर भी टाई हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि अल्फ़ाबेटिकली भी देखा जाता है लास्ट केस में, कि अल्फ़ाबेटिकली नाम किसका है। जैसे किसी का नाम अगर अरविंद है और किसी का नाम अगर यश है, इन्होंने तीनों कैटेगरी, तीनों मतलब ये तीनों पॉइंटों को कवर कर लिया, स्टिल अगर उनका टाई हो रहा है तो भाई साहब जिसका नाम अरविंद है, अजय है, तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी, यश को नहीं मिलेगी, राम को नहीं मिलेगी, कपूर को नहीं मिलेगी। तो ये 4 पॉइंट जो फैक्टर है वो मैटर करते हैं जो टाई की केस में। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट वो SBI क्लर्क की JEE है 26 बेसिक होता है, उसके बाद जो भी अलाउंसेस मिल मिला के 45K प्लस हो जाती है। अब यही है कि दिवाली खुशी खुशी पटाखों के साथ फोड़नी है। अगर वेटिंग लिस्ट आ गई, वेटिंग लिस्ट अच्छी खासी नीचे आ गई, 2 नंबर 3 नंबर तक नीचे आ गई, तो बहुत लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो फिर सस्पेंस में दिवाली चली जाएगी, अरे यार फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि SBI क्लरिकल के एग्ज़ाम की मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट तो आ चुकी है दिसंबर एंडिंग में। तो देखो क्या होता है गाइस। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और फ्यूचर में और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना। ठीक है गाइस, बाय बाय।